हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्क्वाड एस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं मनाली आप लोगों का वेलकम करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, बीपीएससी का एग्जामिनेशन हो, बैंक हो, एसएससी हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, जैसे कि जीएस का पार्ट है, जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स। तो ये दोनों जो सब्जेक्ट है ना, उसमें इकोनॉमिक्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है, ये क्वेरी होती है कि उन्हें इकोनॉमिक्स के टर्म्स समझ में नहीं आते, है ना। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं हूं आप लोगों के लिए, और मैं आज का जो सेशन आप लोगों के लिए लेकर के आई हूं, ये सेशन काफी दूर तक जाएगा और मैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाऊंगी। और जितने भी बर्निंग टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक्स में, जो भी चल रहा है, जो भी घटित हो रहा है, उन सभी को मैं एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख रहे हो, फॉरेन एक्सचेंज रेट। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी के सभी अक्सर न्यूज में ये पढ़ते होंगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में। ठीक है, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के मामले में हमारा जो इंडिया है वो पूरे विश्व में चौथे स्थान पे आता है। अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में लगभग लगभग 200 कंट्रीज हैं, और उन 200 कंट्रीज में हमारा इंडिया जो है वो फोर्थ पोजीशन पे आता है। और अगर हम अमाउंट की बात करें तो ये अमाउंट है $594 बिलियन। ठीक है, तो हमारे इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है एट प्रेजेंट वो है $594 बिलियन। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि चलिए, आप लोग न्यूज में तो हमेशा पढ़ते रहते हो कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो। तो आखिर ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की रिक्वायरमेंट क्यों होती है किसी भी कंट्री को? ये जो कॉन्सेप्ट है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, वो कहाँ से आया, क्यों आया? तो इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो टर्म है, इसको समझने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, तो आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे और भी जैसे टॉपिक है। जैसे आज का जो हमारा सेशन है स्टूडेंट्स, उसमें सबसे पहले मैं बताऊंगी कि करेंसी क्या होती है। ठीक है, करेंसी क्या होती है, फॉरेन करेंसी क्या होती है, एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। उसके बाद टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है ना, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, आपको देखिए, आप जब भी आप पेपर पढ़ते होंगे ना, तो दो टर्म्स आपको हमेशा देखने को मिलते होगा। एक ये रीवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, हमेशा आपको देखने को मिलेगा आप पेपर्स में। तो ये दोनों के दोनों टॉपिक्स, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो एक तरह से ये सिनोनिम्स हैं। ये रिवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन सिनोनिम्स हैं, डीवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन सिनोनिम्स हैं। बट अगर हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इन टर्म्स का अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इन सभी टॉपिक्स को देखेंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप सभी का ये जो भी टॉपिक है वो क्लियर हो। और तो चलिए, आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि करेंसी क्या होती है। व्हाट इज करेंसी? व्हाट इज करेंसी? तो इट इज जनरली एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ पेमेंट used by the government and circulated within its jurisdiction। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि करेंसी क्या है? ये एक एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ पेमेंट है, एक ऐसा पेमेंट है जिसे एक्सेप्ट किया जाता है, और इशूड किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। और सर्कुलेट कहाँ होता है? उसके
खुद के, उस देश के खुद के जुरिस्डिक्शन में वो सर्कुलेट होता है। यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा कि करेंसी की रिक्वायरमेंट क्यों है किसी कंट्री को। तो बेसिकली करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय के लिए, वस्तु एवं सेवाओं की खरीद बिक्री के लिए करेंसी की रिक्वायरमेंट हुई। देखिए, आने वाले सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि द इवोल्यूशन ऑफ मनी कि क्या क्या स्टेप्स है, कैसे मनी का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है ना। तो अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ करेंसी के बारे में। तो करेंसी एक्चुअल में क्या है? करेंसी जो है एक तरह का मोड ऑफ पेमेंट है अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। अगर हमें गुड्स एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है तो उसे हम एक्वायर करने के लिए, उसे खरीदने के लिए, उसे कंज्यूम करने के लिए एज अ मोड ऑफ पेमेंट, उसके बदले में जो हम अदा करते हैं उसे हम करेंसी कहते हैं, ठीक है। ये जो करेंसी होती है, चूंकि ये ऑफिशियल इसका नेम है करेंसी, तो ये किसी भी देश की अपनी एक अलग अलग करेंसी होती है। पूरे विश्व में 200 से ज्यादा, अप्रॉक्सीमेटली 200 कंट्रीज है, तो हर कंट्री का अपना एक करेंसी है, ठीक है। और हर एक देश की जो सरकार है, वहां की जो गवर्नमेंट है, वो ही उस करेंसी को इशू करती है और वो करेंसी उसी के जुरिस्डिक्शन में सर्कुलेट करता है, ठीक है। करेंसी का मतलब समझ में आया। अब करेंसी भी दो तरह की होती है, एक को बोलते हैं डोमेस्टिक करेंसी और एक को बोलते हैं फॉरेन करेंसी। तो डोमेस्टिक करेंसी मतलब मान लीजिए हमारा भारत है, तो हमारे लिए डोमेस्टिक करेंसी क्या हुई? इंडियन रुपीस, वो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है। लेकिन फॉरेन करेंसी का मतलब, फॉरेन करेंसी का मतलब होता है इट रेफर्स टू ऑल द करेंसीज अदर देन डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ गिवन कंट्री ना। मतलब उस देश की करेंसी को छोड़ करके दुनिया की जितनी भी करेंसीज है उस पर्टिकुलर देश के लिए वो फॉरेन करेंसी कही जाएगी। क्लियर है? अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या है? रुपीज है। और फॉरेन करेंसीज, रुपीज को छोड़ करके पूरे विश्व में जितनी भी तरह की करेंसीज सर्कुलेट हो रही है वो सभी के सभी हमारे इंडिया के लिए फॉरेन करेंसी कही जाएगी। तो अब यहाँ पर ये समझिए कि इस फॉरेन करेंसी या करेंसीज की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो मान लीजिए कि दो देश है और दो देश आपस में व्यापार करना चाहता है। हो सकता है कोई एक देश है, वहां पे कुछ वस्तुओं का बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में वहां पाई जाती हैं, या वहां पे प्रोडक्शन होता है, या नेचुरली वो रिसोर्सेज वहां पे ज्यादा अवेलेबल हैं। किसी दूसरे देश का अपना एक अलग ज्योग्राफिकल स्टेटस है, स्ट्रक्चर है, वहां पे कुछ अलग वस्तुएं बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। तो मान लीजिए कि ये दोनों देश अपनी अपनी स्पेशलिटी को दिखा रहा है, प्रेजेंट कर रहा है और अपनी अपनी स्पेशलिटी को एक्सचेंज करना चाहता है। तो उसको एक्सचेंज करने के लिए ही फॉरेन एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट आया, है ना। फॉरेन एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट आया कि भाई हमारे पास, हम डॉलर में खरीद बिक्री करते हैं अपने देश में, हाँ, और किसी हमने कहा कि भाई हम रुपीज में खरीद बिक्री करते हैं। तो डॉलर में खरीद बिक्री करते हैं और रुपीज में खरीद बिक्री करते हैं। कोई एक वस्तु को कंसिडर करिए, मान लीजिए कि गोल्ड है, ठीक है। 1 किलो सोना को खरीदने के लिए मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपए लगते हैं, रुपीज में 1 करोड़ रुपए लगते हैं। और उसी 1 किलो सोने को खरीदने के लिए डॉलर में कितना रुपया लगता है? डॉलर में कितना, मतलब डॉलर के रूप में उसको खरीदने के लिए कितना डॉलर खर्च करना पड़ रहा है? तो यहाँ पर इक्विवेलेंट क्या है? गोल्ड। गोल्ड को इक्विवेलेंट मान करके रुपीज और डॉलर दोनों को इक्विवेलेंट करना, रिप्रेजेंट करना ही एक फॉरेन एक्सचेंज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में अगर देखें तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना कि अगर मान लीजिए A इज इक्वल टू C मान लीजिए है और B इज इक्वल टू C है, तो A इज इक्वल टू B हो जाएगा। ये हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं। तो यही फॉर्मूला इकोनॉमिक्स में भी चलता है कि अगर मान लीजिए 1 किलो सोना को खरीदने में अगर हमें 1 किलो सोना अगर हम नहीं लेते, मान लीजिए ये पेन है, इस पेन को खरीदने के लिए हमको 80 रुपए लगते हैं, ठीक है। और इसी पेन को खरीदने के लिए हमको $1 लगता है। तो मेरा $1 इज इक्वल टू 80 रुपया हो गया। $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज, ठीक है। तो यही हुआ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि फॉरेन एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है? इट रेफर्स टू ऑल it refers to the rate at which one currency is
exchanged for other currency. क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम ये समझते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज जो होता है उसका डिमांड क्यों किया जाता है, या फिर फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई क्यों किया जाता है। वो क्या रिक्वायरमेंट पड़ी कि हमें फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड करना पड़ा या फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई करना पड़ा। तो मैंने बताया था अभी आपको कि दो देश जब एक दूसरे से व्यापार करना चाहते हैं, एक दूसरे से अपनी अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो एक्सचेंज का काम करते हैं, और एक्सचेंज के लिए करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, और एक करेंसी को दूसरे करेंसी के रूप में एक्सचेंज जब किया जाता है, जिस रेट पर एक्सचेंज किया जाता है उसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। तो यहां पर देखिए कि फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड किस लिए किया जाता है। पहला, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम डिमांड कर रहे हैं यानी कि हम इंपोर्ट करना चाहते हैं किसी अदर कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज का। उसी तरीके से टूरिज्म के लिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है किसी दूसरे देश में जा रहा है घूमने के लिए, तो उसको वहां की करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी ना। तो वहां की करेंसी के रिक्वायरमेंट के लिए, क्योंकि अगर आप लोकल जा रहे हो, जैसे कि मैंने अभी डेफिनेशन में बताया था कि करेंसी जो है वो उसी के जुरिस्डिक्शन में सर्कुलेट हो रहा है। अगर हम किसी दूसरे के जुरिस्डिक्शन में जा रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो वहां पर जाकर के अगर हम कुछ परचेस करना चाहते हैं तो हमें वहां की ही करेंसी लेनी होगी। तो उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो हम जाते हैं अपनी करेंसी को एक्सचेंज करते हैं जिस भी कंट्री में हमें जाना है। तो टूरिज्म एक रीजन है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज का। तीसरा, यूनिलैटरल ट्रांसफर ऑफ टू अब्रॉड। अगर कोई व्यक्ति है और वो किसी दूसरे देश में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और वहां से वो जो भी अर्न कर रहा है वो अपने देश में उस मुद्रा को, उस पैसे को भेजना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए भी वो फॉरेन एक्सचेंज के लिए डिमांड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा, अगर कोई व्यक्ति है जो फॉरेन कंट्री में कोई एसेट खरीदना चाहता है तो उसके लिए भी उसे फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होगी। और या फिर कोई ऑक्शन हो रहा है, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में कोई बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज, इस तरह की कुछ चीजें अगर मार्केट में वहां ट्रांजैक्शन हो रहा है, वहां पे खरीद बिक्री हो रही है, तो वहां पे भी स्पेकुलेशन पर्पस के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड किया जाता है। सेम टू सेम जैसे डिमांड किया जा रहा है वैसे ही सप्लाई भी किया जाता है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई क्यों सप्लाई होता है, तो जैसे यहां पर हम इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, यहां पर हम एक्सपोर्ट की बात करेंगे। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई और किस कारणों से होता है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, यूनिलैटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड के लिए, एंड स्पेक्यूलेशन के लिए। क्लियर है? यहाँ तो चलिए हमने डिमांड एंड सप्लाई की बात करी, ठीक है ना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ टर्म्स है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। स्टूडेंट्स बड़ा ध्यान से थोड़ा सुनिएगा इस टर्म को। आप सभी ने पढ़ा होगा कि जब किसी वस्तु का डिमांड होता है अर्थव्यवस्था में, तो अगर किसी वस्तु का डिमांड बढ़ता है, किसी वस्तु की मांग बढ़ती है, तो उसका प्राइस जो है वो घट जाता है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि मैं बेसिकली आपको क्या बताना चाह रही हूँ, जैसे मान लीजिए प्राइस एंड डिमांड या डिमांड एंड प्राइस है, तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ये जो दोनों टर्म्स है ना, इसमें डुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है। डुअल रिलेशनशिप मतलब अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो मेरा इनवर्स रिलेशन होगा, और इस डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो डायरेक्ट रिलेशन होगा। कैसे, समझिएगा इस चीज को। अगर मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य अगर घट जाता है अर्थव्यवस्था में, तो उसका डिमांड बढ़ जाता है। ये हम सभी जानते हैं, अगर किसी भी वस्तु का दाम घटेगा तो लोग उसका डिमांड बढ़ा देते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं ना, जितनी भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं अर्थव्यवस्था में, वो लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं। और हमारा इनकम क्या होता है, हमारा इनकम भी लिमिटेड होता है। बट हमारे जो डिजायर्स हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। तो अपने अनलिमिटेड डिजायर्स को पूरा करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड इनकम के कौन से कॉम्बिनेशन का हम सिलेक्शन करें
ताकि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके, इसका अध्ययन ही अर्थशास्त्र हमें बताता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई कंपनी है, किसी वस्तु का उत्पादन करती है, फॉर एग्जांपल वो अगर इस पेन का उत्पादन करती है और उसकी मैक्सिमम क्षमता है कि वो बस 20 पेन का ही उत्पादन कर सकती है। ठीक है, तो मान लीजिए शुरू में उसने 10 पेन का उत्पादन किया, डिमांड 10 का था। ठीक है, पेन डिमांड और बढ़ा, प्रोडक्शन भी बढ़ा, डिमांड बढ़ा, मान लीजिए कि अब इसने प्रोडक्शन कर दिया 20 पेन का और डिमांड अभी मान लीजिए कि 11 है। डिमांड भी आपका बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रहा है, लेकिन प्रोडक्शन यहाँ पे स्टेबल हो चुका है। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ रहा है, प्राइसेस चूंकि पहले कम थे, 10 रुपए थे मान लीजिए, तो प्राइसेस के अकॉर्डिंग डिमांड बढ़ रहा था। अब जैसे ही इसका मैक्सिमम लेवल आया कि अब ये 20 से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकता है, प्रोडक्शन रुक गया, लेकिन डिमांड अभी भी बढ़ रहा है अर्थव्यवस्था में। ठीक है, डिमांड अभी भी अर्थव्यवस्था में बढ़ता ही चला जा रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब अर्थव्यवस्था में वो जो कंपनी है वो 20 से ज्यादा पेन का उत्पादन कर ही नहीं सकती है, उसका वो मैक्सिमम लेवल था प्रोडक्शन का। तो अब क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइसेस बढ़ने लगेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि डिमांड एंड प्राइस, ये दोनों जो है वो डुअल रिलेशनशिप इसमें होता है। अगर हम प्राइस से डिमांड की तरफ जा रहे हैं तो इनवर्स रिलेशन होगा, यानी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। लेकिन वही आगे जाकर के जैसे ही मेरा सप्लाई स्टेबल हो गया, तो उस कंडीशन में अगर डिमांड बढ़ रहा है, चूंकि लिमिटेड रिसोर्सेस थे, अब सप्लाई नहीं बढ़ सकता, तो प्राइसेस भी बढ़ने लगते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बताने का मेरा मेन रीजन ये था ना कि यही चीज हमारे प्राइसेस के साथ भी होते हैं, रुपीस के साथ भी होता है, करेंसीज के साथ भी होता है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में देखें, मान लीजिए कि रुपया है और डॉलर है, ठीक है, रुपीस है और डॉलर है, तो कैसे निर्धारित होता है कि कितने रुपए के बदले में कितना डॉलर होगा? ये आखिर कैसे निर्धारित होता है? तो वो निर्धारित होता है डिमांड एंड सप्लाई के खेल के। कितना डिमांड हो रहा है, किस मुद्रा का डिमांड कितना ज्यादा अर्थव्यवस्था में हो रहा है, उसके आधार पर ही मुद्राओं का मूल्य निर्धारित होता है। ठीक है, मुद्राओं का मूल्य निर्धारित होता है। तो चलिए नेक्स्ट अभी मैं आपको बताती हूँ। और मुद्राओं का जो मूल्य निर्धारित जब होता है, तो कहां पर, जहां पर डिमांड और सप्लाई, मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति जिस पॉइंट पे जाकर के मिल जाती हैं, वहीं पर उसी बिंदु पर निर्धारित होता है कि उस मुद्रा का मूल्य कितना होगा। अब देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें तो 1947 में से लेकर के 1993 और फिर 1993 से लेकर के टिल डेट, अभी जो टाइम चल रहा है करंट पीरियड, तो 1947 में आपको पता है कि $1 इज इक्वल टू 1 रुपीज हुआ करता था, है ना। उसके बाद 1993 में क्या हुआ, $1 इज इक्वल टू 30 रुपीज था, और एट प्रेजेंट कितना है, $1 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 84 रुपीज है अभी, है ना। $1 इज इक्वल टू 84 रुपीज है। तो देख रहे हैं कि डॉलर कितना ज्यादा मजबूत हो गया है अर्थव्यवस्था में, और रुपीस का वैल्यू कितना गिरते चला जा रहा है ना। तो ये जो कंडीशन आया कि पहले $1 बराबर 1 रुपया हुआ करता था 1947 में, और आज ये कंडीशन है, क्यों है, क्या रीजन है इसका, आइए आगे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि जो एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है ना, फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये 2 तरह का होता है। एक को बोलते हैं फिक्स्ड एंड एडजस्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, और दूसरे को बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम।
और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को फर्दर हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं फ्री फ्लोटिंग और एक को बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग कि फिक्स्ड एंड एडजस्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है। देखिए, जब कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट जानबूझ करके डेलिबरेटली अपनी करेंसी का मूल्य घटाती या बढ़ाती है अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, इंटरनेशनल मार्केट में, जब कोई सरकार या गवर्नमेंट अपनी मुद्रा को जानबूझ करके घटाती या बढ़ाती है तो उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एंड एडजस्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। मतलब फिक्स्ड किया और अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करते चले जा रहे हैं। जब उनको लगेगा कि नहीं अभी हमें एडजस्ट कर लेना चाहिए, थोड़ा चेंज करना चाहिए, नहीं अभी चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, तो अपने अकॉर्डिंग, अपनी सहूलियत के आधार पर जब वो फिक्स्ड करते हैं और एडजस्ट करते चले जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एंड एडजस्टेड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है? वैसे एक्सचेंज रेट सिस्टम जिसमें गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। वो कभी भी इंटरनेशनल मार्केट में डायरेक्टली अपने करेंसी के मूल्य को निर्धारित नहीं करती या फिक्स्ड नहीं करती या कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जितनी भी डिमांड एंड सप्लाई है उसके करेंसीज का वो खुले छोड़ देती है, डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस के ऊपर छोड़ देती है कि डिमांड एंड सप्लाई, उस करेंसी का जो भी डिमांड एंड सप्लाई होगा उसके आधार पर ही उसके मूल्य का, उसके रुपए के मूल्य का निर्धारण होगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग। अब फ्लोटिंग भी फ्री फ्लोटिंग और मैनेज्ड फ्लोटिंग। फ्री फ्लोटिंग मतलब पूरी तरीके से छोड़ देना, उनको गवर्नमेंट पूरी तरीके से अपनी करेंसी को इंटरनेशनल मार्केट में पूरी तरीके से छोड़ देती है, कोई हस्तक्षेप नहीं करती। अब मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में जितने भी डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस हैं, डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस हैं कहने का मतलब, मान लीजिए कोई कंट्री है, वो आपकी करेंसी का डिमांड कर रही है, या फिर उसने आपके कंट्री का कोई सिक्योरिटी खरीद के रखा है, या उसके पास आपकी करेंसी है वो उसका सप्लाई कर रही है, तो उसके आधार पर कि कितना डिमांड हो रहा है, कितना सप्लाई हो रहा है। जैसे कि अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया डिमांड एंड सप्लाई का, जैसे जैसे सप्लाई बढ़ रहा है, हाँ, डिमांड भी बढ़ रहा है, और डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो प्राइसेस घट रहे हैं, लेकिन लिमिटेड। हर कंट्री ना को एक लिमिटेड मात्रा में ही मुद्रा का सप्लाई करती है। मान लीजिए कि ये आप लोगों को पता है ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है और वही नोट को छापती है, तो वैसे ही हर कंट्री का अपना अपना एक सेंट्रल बैंक होता है और वो नोट को छापने का काम करती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि गए और जाकर के कितना भी नोट छाप लिए, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर कोई कंट्री इस तरीके से अगर करेगी तो वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। और हर एक कंट्री का अपना यही मोटिव होता है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को स्टेबल बना के रखे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखें, और जितना आवश्यक है उतना ही नोट छापे, है ना। तो सप्लाई जो है वो लिमिटेड होता है, हर एक कंट्री के करेंसी का सप्लाई लिमिटेड होता है, और उस लिमिटेड सप्लाई के आधार पर ही, मान लीजिए सप्लाई लिमिटेड है करेंसीज का, अब उस करेंसी का क्या मांग हो रहा है, कितना डिमांड हो रहा है और कितना सप्लाई है, और डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस के आधार पर ही उस मुद्रा का मूल्य निर्धारित होगा दूसरे करेंसी के रूप में। कितना डॉलर बराबर कितना रुपया, कितना येन बराबर कितना रुपया, हर एक कंट्री का, जापान का येन होता है, वैसे हर एक कंट्री का अपना अपना करेंसी होता है, उसके आधार पर निर्धारित होता है ना। तो उसी को बोलते हैं फ्लोटिंग। और फ्लोटिंग में फ्री फ्लोटिंग मतलब पूरी तरीके से डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ दिए, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी कंट्री। और मैनेज्ड फ्लोटिंग में क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई कंट्री है, वो देख रही है कि मेरी मुद्रा तो एकदम इंटरनेशनल मार्केट में गिरते चली जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि इंटर गवर्नमेंट है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 1947 में $1 बराबर ₹1 हुआ करता था, अभी कितना है $1 बराबर 84 रुपीज। तो डॉलर के मुकाबले रुपया तो बहुत ज्यादा गिरा है ना। उसी तरीके से और भी करेंसी के साथ उसका एक्सचेंज रेट होगा। तो उस कंडीशन में
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है ना कि इनडायरेक्टली इंटरनेशनल मार्केट है, वहां पे रुपए की मांग बिक्री हो रही है, खरीद बिक्री हो रही है, कोई डॉलर खरीद रहा है, कोई रुपीस खरीद रहा है, कोई येन खरीद रहा है, कोई अलग अलग करेंसीज की खरीद बिक्री हो रही है। तो वहां पर इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वहां पे जाती है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वहां इंटरनेशनल मार्केट में पार्टिसिपेट करती है और अपनी करेंसीज की खरीद बिक्री करने लग जाती है, दूर से मैनेज करने का काम करती है ना। मैनेज्ड फ्लोटिंग मतलब डिमांड और सप्लाई का मेन रोल है, डिमांड और सप्लाई का मेन रोल है करेंसीज का, लेकिन इनडायरेक्टली इंटरनेशनल मार्केट में पार्टिसिपेट करके अपनी मुद्रा को स्टेबल बनाने का काम करती है, ताकि बहुत ज्यादा मुद्रा में फ्लक्चुएशन ना हो। क्योंकि अगर मुद्रा बहुत ज्यादा ऊपर चली गई या बहुत ज्यादा गिर गई, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन अगर हो रहा है, तो वो इकोनॉमी के लिए बहुत बुरा होता है, ठीक है ना। और हर एक कंट्री का ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि हर एक कंट्री का ये मोटिव होता है कि उसका जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो हमेशा स्टेबल बना रहे। और हर एक कंट्री अपना एक हर साल अपना एक इन्फ्लेशन टारगेट निर्धारित करती है कि भाई हमारा इन्फ्लेशन टारगेट इस साल का इतना है, हमें इतना टारगेट हमने रखा है और हमें इसमें ही मेंटेन करके चलना है। इन्फ्लेशन जैसे हमारे इंडिया का है कि वो 4% लेके चलती है इन्फ्लेशन टारगेट, तो वो 4% ही होना चाहिए। ऊपर नीचे अगर हो रहा है तो वो स्टेबल, उसको स्टेबल बनाने के लिए अलग अलग तरह के स्कीम्स लेकर के आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है ना। तो मैनेज फ्लोटिंग का मतलब समझ में आया। तो अब हम लोग समझते हैं इसके बाद का कॉन्सेप्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था फिक्स्ड एंड एडजस्टेबल का। अभी मैंने जो आपको पढ़ाया कि फिक्स्ड एंड एडजस्टेबल क्या होता है, फ्री फ्लोटिंग क्या होता है या मैनेज फ्लोटिंग और क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा है, इट इज ऑफिशियली फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और अदर एनी अदर करेंसी बाय गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे ऑफिशियली फिक्स्ड किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और एम क्या होता है, स्टेबिलिटी बनाए रखना फॉरेन ट्रेड में, ठीक है। लेकिन फ्री फ्लोटिंग क्या है, इट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। और यहां पे क्या है, इट इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, but central bank of a country indirectly influence the exchange rate in the international markets. इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है इंटरनेशनल मार्केट में अपने करेंसी को स्टेबल बनाने के लिए। और यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन करके आता है कि अगर हमसे पूछा जाए एग्जामिनेशन में कि हमारे इंडिया में कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता है, तो हमारे इंडिया में मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता है। यहां पर एक और क्वेश्चन उठता है कि 1947 से लेकर के 1993 तक फिक्स्ड एंड एडजस्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम वर्क करता था हमारे इंडिया में, एंड आफ्टर 1993 हमारे इंडिया में मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम वर्क करता है। आई थिंक आप लोगों को अब अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये जो कि मैं आप लोगों को मैं बोल रही थी कि ये आप टर्म्स हमेशा पेपर में पढ़ने के लिए आपको मिलता होगा कि डिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन। ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, है ना। एकदम अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। जब गवर्नमेंट डेलिबरेटली जानबूझ करके अपनी मुद्रा को अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अपनी मुद्रा को घटा देती है अपने अकॉर्डिंग और फिर एडजस्ट करती है, खुद से घटा देती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डीवैल्यूएशन। मतलब मुद्रा का डीवैल्यूएशन हुआ,
मुद्रा का डिवैल्यूएशन हुआ मतलब गवर्नमेंट के द्वारा, उस पर्टिकुलर कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा अपनी मुद्रा का डिवैल्यूएशन किया गया, मुद्रा का मूल्य घटाया गया। लेकिन जहां पर आपको डेप्रिसिएशन नजर आएगा वहां पर आप ये समझेंगे कि मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई है, उस डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस की वजह से ही उस मुद्रा का मूल्य अर्थव्यवस्था में, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में घट गया है। तो इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस समझ में आया? डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, डेप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेस में जितने भी डिमांड एंड सप्लाई हो रही है करेंसीज की, वो मार्केट फोर्सेस मिल करके उस मुद्रा का मूल्य घटा रहे हैं, तब हम लोग वहां पे इस्तेमाल करेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, उसी तरीके से रीवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन। तो डिवैल्यूएशन का जस्ट उल्टा होता है रीवैल्यूएशन, मतलब जब गवर्नमेंट जानबूझ करके डेलिबरेटली अर्थव्यवस्था में, इंटरनेशनल मार्केट में अपनी मुद्रा का मूल्य बढ़ा देती है तो उसको हम लोग रीवैल्यूएशन करते हैं, और जब मार्केट फोर्सेस मिल करके किसी मुद्रा के मूल्य को बढ़ा देते हैं तो उसको हम लोग एप्रिसिएशन कहते हैं। सिंपल। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा है, आप बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं कि डिवैल्यूएशन क्या है, एन ऑफिशियल रिडक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ अ करेंसी इन रिलेशन टू अ फॉरेन करेंसी अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड एंड एडजस्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। और यहां पर क्या होगा, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है ना, ये फिक्स्ड एंड एडजस्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में बात कर रहा है, और ये बात कर रहा है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और इस तरह के सेशन हम आगे भी करते रहेंगे। आगे आने वाले सेशन में मैं जितने भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड को रिलेट करके जो भी इकोनॉमिकल टर्म्स होंगे, मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को वो भी क्लियर करूं, है ना। एंड अगर आपको कोई कंफ्यूजन हुआ होगा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आता, आपको कंफ्यूजन होता है, तो आप वो टॉपिक भी लिख करके हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आने वाले सेशन में उससे रिलेटेड लेक्चर्स लूंगी, उससे रिलेटेड सेशन लूंगी। सो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए और आगे बढ़ते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।